हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को कवर कर रहे थे। इसमें कि ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पंचायती राज का सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई पंचायती राज व्यवस्था? राजस्थान के नागौर में। कहाँ पर लागू की गई? राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है। जजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान। भारतीय गांवों को लघु समुदायों का उदाहरण के रूप में मानता है। कौन मानता है? रॉबर्ट रेडफील्ड मानते हैं। भारतीय गांवों को लघु समुदाय के रूप में किसने माना है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने माना है। कृषक समाज में भू स्वामित्व का स्वरूप सम्मिलित है। जमींदार, बटाईदार, पर्यवेक्षक, किसान एवं कृषक। कृषक समाज में भू स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? जमींदार है, बटाईदार है और पर्यवेक्षक है। पर्यवेक्षक, किसान और कृषक। वह विकास जो केवल वर्तमान को ही ध्यान में रखकर नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, कहलाता है धारणीय विकास। इसे सतत विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा में किसने बांटा है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। हिंदू जजमानी व्यवस्था है, हिंदू जजमानी सिस्टम किसने लिखा है? WH वाइजर, विलियम H वाइजर ने लिखा है। आगे देखते हैं। आंद्रे बेताई ने श्रीपुरम का अध्ययन किया है। किसने? आंद्रे बेताई ने श्रीपुरम में। और TN मदान ने कश्मीर का, ऑस्कर लेविस ने रामपुर का और MN श्रीनिवास ने रामपुरा का। देखिए ऑस्कर लेविस कौन है? रामपुर का है। और ये जो है MN श्रीनिवास, ये रामपुरा का है। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में B मेहता ने कहा था, यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। किसने कहा था? B मेहता ने कहा था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः क्या है? 3 स्तरीय है। एक सोपान जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, क्या है वो? नगर है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है। किस चीज़ की उत्पन्न हुई है? विकृषीकरण और आत्महत्याएं। प्राथमिक रूप से सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित कौन है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है कौन? अंतः जातिगत संबंध। ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। कौन नहीं है? सांस्कृतिक विविधता। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? प्रमुख कारक क्या है? राजनीतिक कारण है। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा क्या है? अशिक्षा। वर्तमान भारत में पंचायती गज अवधारणा है, क्या है? राजनैतिक है ये अवधारणा। जजमानी व्यवस्था पाई जाती है भारत के गांवों में पाई जाती है, शहरों में नहीं पाई जाती है। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंततः संबंधित करती है। जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर संबंधित करती है। धारणा किसने कही थी? ऑस्कर लेविस जी ने कही थी। गांवों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था, गांवों की ओर लौटो। रचना के परंपरागत स्वरूप और उसमें उत्पन्न परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? आंद्रे बेताई ने किया है। किसने किया है? आंद्रे बेताई ने किया है। ग्रामीण संप्रदायवाद। देखिए क्या है? ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक राधा कमल मुखर्जी हैं। ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? गाल्विन ने किया। ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? गाल्विन ने किया। पंचायती राज व्यवस्था के
कि द्विस्तरीय मॉडल, देखिए कैसा मॉडल होना चाहिए, द्विस्तरीय मॉडल होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल एक ऐसा होगा, द्विस्तरीय मॉडल होगा। पंचायती राज व्यवस्था का द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किसने की है? अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है व्यापक साक्षरता। जजमानी संबंध की प्रकृति होती स्थायी। श्री नारायण धर्म पालन आंदोलन के प्रमुख रूप में परिवर्तित किया गया था इजवाह में। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान और तकनीकी की। किसकी भूमिका है सबसे ज़्यादा? विज्ञान और तकनीकी की। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की विशेषता नहीं है उच्च वर्ग की प्रधानता एवं प्रमुखता। कृषक समाज, पीजन सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है परिवार का विघटन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक दलबंदी हो रही है। ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम है कौन कौन से हैं? पारिवारिक विघटन हो रहा है परिवार का, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक दलबंदी हो रही। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियम निमित्त पहला अधिनियम क्या था? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। कौन सा था? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सुधार कब लागू हुआ? 15 जुलाई 1951 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 15 जुलाई 1951। ठीक है, कब लागू होता है? 15 जुलाई 1951 को लागू होता है। जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम लागू होता है। वह समुदाय जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अस्तित्व में है कौन सा है? मुस्लिम, जनजाति और हिंदू समुदाय में। जो व्यक्ति समुदाय के यज्ञ करने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। यजमान की उपाधि से विभूषित किया जाता था ऐसे इंसान। अब देखिए, ग्राम पंचायतों के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष होती है। ग्राम पंचायतों का न्यूनतम कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत का चुनाव कब हुआ था? 1995 में हुआ था। क्षेत्रीय विस्तार को आरोही क्रम क्या है? खंड पंचायत है, फिर खंड विकास समिति है, फिर जिला परिषद है। ग्राम पंचायत होती हैं 5 समितियां होती हैं। ग्राम पंचायत में 5 समितियां होती हैं। ग्रामीण लोगों का मूल व्यवसाय क्या होता है? मूल व्यवसाय कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार है। उनका विश्लेषण है मातहत अध्ययन में उनका विशेषीकरण है। डेविड हार्डीमैन का संबंध है फीडिंग ऑफ द बनियास। ये इनकी प्रमुख पुस्तक है हार्डीमैन की, फीडिंग द बनिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधार को क्रियान्वित किया गया है। विभिन्न राज्यों के अलग अलग समयों पर यह क्रियान्वित किया गया है। भारत के गांव की सामाजिक संरचना की इकाइयों में प्रभाव किसका रहा है? किसका रहा है भैया? भूमि सुधार का रहा है। भारत के गांवों में भूमि सुधारों के असीमांकन और भूदान उपयोगों को क्रियान्वित किया गया है। भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है? भूमि सुधार है। भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत भूमि सुधार है। समाजशास्त्रियों सामाजिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन का व्यापक रूप से केंद्रित किया गया है जाति और समुदाय के वर्गीकरण पर, ग्रामीण व खेतिहर सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर। चलिए आगे देखते हैं। सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ के सबसे बड़ा और सबसे लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मेरठ में। अब देखिए आगे, बारदोली आंदोलन कहाँ हुआ? बारदोली गुजरात में हुआ। मोपला मालाबार में हुआ। तेलंगाना विद्रोह आंध्र प्रदेश में। तिभागा आंदोलन बंगाल में। ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है विनिर्माण और उद्योग। भारतीय गांव में लघुतंत्रों के रूप में उल्लेख किया गया है। भारतीय गांव में
लघु तंत्रों के रूप में उल्लेख किया है चार्ल्स मेटकाफ ने। भारतीय गांवों को लघु गणतंत्रों के रूप में किसने कहा है? चार्ल्स मेटकाफ ने कहा। एम.एन. श्रीनिवास रामपुरा का अध्ययन इन्होंने किया है। आंद्रे बेताई ने खालापुर का, एस.सी. देवे ने शामीरपेट का, और मैकम मेरिट ने किशनगढ़ी का। मैकम मेरिट ने कहाँ का किया? किशनगढ़ी का किया। जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर और समजातीय और संसक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोक समाज कहा जाता है। ऐसे समाजों को जो छोटे होते हैं, निरक्षर होते हैं और संसक्त होते हैं। उपज में भूस्वामी के हिस्से के आधे भाग के 1/3 भाग की कटौती के संघर्ष को क्या कहा गया? तेभागा आंदोलन। भारत में आंतरिक प्रवासन का प्रमुख रूप क्या है? जनसंख्या ग्रामीण। हरित क्रांति व्यवस्था में संलग्न श्रमिक संगठित क्षेत्र में स्थित रोजगार की भांति था। यह तर्क था अशोक रुद्र का। नवीन ग्रामीण अध्ययनों के अनुसार परिवर्तन में कृषक खेतिहर आंदोलनों का नेतृत्व कैसा था? पर्याप्त भूमि के स्वामी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले और मध्य स्तर जाति समूह। ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना की गतिकी का अध्ययन किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी ने किया। रामकृष्ण मुखर्जी अलग हैं, राधा कृष्ण मुखर्जी अलग हैं। देखिए, ऐतिहासिक आंकड़े लिए हैं उन्होंने और अनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना की गतिकी का अध्ययन किया है। किसने? रामकृष्ण मुखर्जी ने कहा। इनको भी आर के मुखर्जी बोलेंगे, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। कृषक समाज के लक्षण होते हैं समजातीयता, पारिवारिक श्रम होता है, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन होता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित पट्टेदारी व्यवस्थाएं थी, जमींदारी व्यवस्थाएं, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। भारत में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कहाँ पारित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कब? 1951 में। आंद्रे बेताई ने अपने अध्ययन कास्ट, क्लास एंड पावर में क्षेत्रीय अध्ययन किया है। श्रीपुरम का अध्ययन किया है। आंद्रे बेताई ने किसका अध्ययन किया है? श्रीपुरम का अध्ययन किया है। संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। यह तर्क किसका है? केसी अलेक्जेंडर का यह तर्क है। कौन सा तर्क है? केसी अलेक्जेंडर जी ने क्या कहा है? देखिए, केसी अलेक्जेंडर ने कहा कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक धारणा क्या है, इस पर आधारित है। इसे केसी अलेक्जेंडर ने कहा। कृषि संबंधी आंदोलन व्यवस्था में असमानता की मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण किसने अपनाया है? रामकृष्ण मुखर्जी ने अपनाया है। ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब देखिए, लोक कृषि नगर सातत्य रॉबर्ट रेडफील्ड ने, जनजाति कृषि सातत्य सुरजीत सिन्हा ने, जनजाति कृषक सातत्य सुरजीत सिन्हा ने, कृषक संघर्ष A.R. देसाई ने, कृषक विद्रोह रणजीत गुहा ने। कृषक विद्रोह रणजीत गुहा, कृषक संघर्ष A.R. देसाई। भारतीय ग्रामीण समाज में जाति आधारित जजमानी प्रणाली उदाहरण किसका है? विविधता में एकता का। कृषि के में सामंती उत्पादन प्रणाली के दौरान कृषि संबंध थे। कैसे संबंध थे? कृषि संबंध मालिक और नौकर के संबंध थे। ये वह प्रमुख विशेषता जिसके आधार पर ना कोई पंचायती राज व्यवस्था के शुरू किया गया, महिलाओं की भागीदारी हुई, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भागीदारी हुई। ये क्या हुआ? वह प्रमुख विशेषता है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में शुरू किया गया इन दोनों विशेषताओं को। जब दंपति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगते हैं किंतु पुनर्विवाह करने का स्वतंत्र ना हो तो इसे क्या कहा जाता है? न्यायिक विच्छेद कहा जाता है। ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है ग्रामीण विभेदीकरण, ये ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक वांछित स्थितियां क्या हैं? सर्वाधिक वांछित स्थितियां हैं
कृषिकरण और आत्महत्याएं। वोट बैंक की परिकल्पना किसने की थी? एम.एन. श्रीनिवास ने वोट बैंक की परिकल्पना की थी। वोट बैंक, है ना। पहली बार जजमानी व्यवस्था की व्याख्या जाति समूहों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में किसने की? विलियम वाइजर ने की। पहली बार जजमानी व्यवस्था के बारे में जब बात करी जाती है तो समझ लीजिए विलियम वाइजर ही आते हैं, जाति समूहों के बीच में मध्य प्रतिमान अंतःक्रिया के रूप में। समाजशास्त्री साहित्य में सबसे पहले जजमानी व्यवस्था, देखिए जजमानी व्यवस्था के बारे में सबसे पहले की बात कहा जाएगा तो विलियम वाइजर है। नक्सलवाड़ी आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट शुरू हुआ। नक्सलवाड़ी कृषक आंदोलन कब शुरू होता है? 1967 में। हरित क्रांति संबंधित है कृषि, हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि विकास से। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार थे स्वामीनाथन। तेभागा और तेलंगाना आंदोलन शुरू किए गए थे क्रमशः पश्चिम बंगाल में। देखिए ये जो था पश्चिम बंगाल में था, कौन सा वाला? तेभागा वाला। और तेलंगाना वाला कहाँ था भैया? ये आंध्र प्रदेश में था। भारत में फार्मर्स मूवमेंट की मांग नहीं है, भूमि का वितरण। डी थॉर्नर ने अपने वर्गीकरण में सम्मिलित किसको नहीं किया? जमींदार को नहीं सम्मिलित किया है। भारत में मालिक, किसान और मजदूर, इनका ये था मालिक, किसान और मजदूर। डेनियल थर्नर ने कहा मालिक, किसान और मजदूर भारतीय ग्रामीण संरचना का वर्णन ये थर्नर ने किया। अनुसूचित जनजातियों की भूमि के जोत का आकार कैसा होता है? अनुसूचित जातियों से बड़ा होता है, अनुसूचित जनजातियों का। भारत में पीजन मूवमेंट की मांग नहीं है, भूमि वितरण। ग्रामीण भारत में वह सामाजिक आंदोलन जिसको पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है, क्या है बताइए? सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है किसका? किसान आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है। भारत में किसान आंदोलन असफल क्यों हुआ? आंशिक भूमि सुधार किए गए, इसीलिए किसान आंदोलन क्या हुआ? यहाँ पर असफल हो गया। आधुनिक भारत में पंचायतों को विशेषित किया गया है। कैसे विशेषित किया गया है? तृणमूल स्तर के लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण और नौकरशाही नियंत्रण। महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? I.P. देसाई ने किया है। ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, सांस्कृतिक विविधता नहीं है। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑस्कर लेविस ने किया है गुट शब्द का प्रयोग। भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम ने अमीर गरीब के बीच में अंतर को विशाल कर दिया है, जिसका हानिकारक परिणाम क्या हुआ? कृषकों का विकेंद्रीकरण और आत्महत्याएं, इसका ये परिणाम है। जजमानी प्रथा का बेहतर स्पष्ट किया जा सकता है लोगों के पारस्परिक विश्वास और सहयोग द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। शामीरपेट S.C. दुबे, रामपुरा M.N. श्रीनिवास, किशनगढ़ी मैकम मेरिट और श्रीपुरम आंध्रे बेतई। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है व्यापक साक्षरता। हमारे भारतीय ग्रामीण समाज में व्यापक साक्षरता नहीं है, साक्षरता का अभाव है। चलिए आगे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? नगरीय और औद्योगिक समाज। इसमें क्या पढ़ाएंगे? उत्प्रवास पढ़ेंगे, नगरवाद पढ़ेंगे, नगरीयता पढ़ेंगे, नगरीकरण समस्याएं, नगरीय नीति, संरचनात्मक गतिशीलता, उद्यमिता, औद्योगिकरण, विकास, कस्बे, शहर, महानगर, गंदी बस्तियां, मध्यम वर्ग और नगरीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। झोपड़पट्टी की पहचान क्या है? रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ होती हैं गंदी बस्तियों में, ठीक है। उत्तर औद्योगिक नगर को समझने से संबंधित क्या है? एक नगर जिसमें अर्थव्यवस्था के वैश्विक वित्त और सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की प्रधानता होती है, इसे उत्तर औद्योगिक नगर कहते हैं। राइट टू सिटी क्या है? राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन संबंधित किसे हैं? H. लेफ्रेवे और R. न्यूविर्थ। राइट टू सिटी और मलिन बस्तियों के अध्ययन से कौन कौन संबंधित है? H. लेफ्रेवे और R. न्यूवर्थ। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पद का प्रवर्तन किया है
डेनियल बेल ने किया है। किसने किया है? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का डेनियल बेल। विगत वर्ष में भारत मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मुख्य योजनाओं में शामिल किया गया है 10 स्मार्ट सिटी और अमृत योजना। सूर्यकुंड द्वारा ग्रामीण समाज के नगरीय समाज से अलग करने के लिए प्रयोग किए गए व्यवसाय मानदंड क्या है? व्यवसाय है। सामूहिक सौदेबाजी का उद्भव और नगर विकास सामान्यता संबंधित है औद्योगिक समाज के साथ। औद्योगिक समाज इसकी विशेषता है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की। ये विशेषता है किसकी है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। भारत में औद्योगिक संघर्ष का एक कारण नहीं है अधिक लाभ। भारत में ग्रामीण और नगरीय समाजों में मध्य मुख्य विभेदकारी कारक क्या है? जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं। नगरों में अस्तित्व में आने का कारण क्या है? औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण। गरीब की संस्कृति कहा गया है, गंदी बस्तियों को कहा गया है गरीब की संस्कृति। और एक गरीब की संस्कृति ये पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? ऑस्कर लेविस हैं। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है, प्रत्यक्ष संबंध औद्योगिक समाज में नहीं बनते हैं। नगरीयवाद एक जीवन विधि। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नगरीयवाद एक जीवन विधि है, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। किसने कहा? लुईस वर्थ ने कहा। किसने कहा? लुईस वर्थ ने कहा। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध में अपनी पुस्तक द ग्लोबल सिटी, पुस्तक का नाम है ग्लोबल सिटी, ये किसने लिखी है? संसाकिया सनसेन ने लिखी है। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध में पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी संसाकिया सनसेन ने लिखी है। औद्योगिकरण की विशेषता क्या है? निर्माणकारी अर्थव्यवस्था है। भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं। यह किसने किया? केसी जकारिया ने कहा कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण क्या है? एक एक साथ चल रहे हैं। और लुईस वर्थ द्वारा दी गई नगरवाद की 3 विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? गतिशीलता सम्मिलित नहीं है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? ये लुईस वर्थ ने भी कहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदल जाता। नगरवाद एक परिस्थिति है और इन्होंने क्या कहा था? नगरीयवाद क्या है? जीवन विधि है। अगर जीवन विधि की बात कर रहा है तो लुईस वर्थ ने, और नगरवाद एक परिस्थिति है, ये बर्गेल ने कहा। दोनों ने प्रक्रिया तो माना है, लेकिन एक ने परिस्थिति माना है और एक ने जीवन विधि माना। जीवन विधि किसने माना है? लुईस वर्थ ने माना है, और परिस्थिति किसने माना है? बर्गेल ने माना है। औद्योगिक समाज के प्रयोग समाजों में वर्गीकरण में किसने किया? स्पेंसर ने किया है। औद्योगिकरण के प्रभाव ग्रामों से नगरों की प्रवास है, जिसका नगरीकरण पर कुछ प्रभाव भी है। ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास का बुरा प्रभाव क्या है? पारिवारिक विघटन है। नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? आवास और गंदी बस्तियां, भीड़भाड़ और व्यक्तिकरण, पानी आपूर्ति और जल निकास। तेज नगरीकरण की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? प्रदूषण है। नगरीकरण की समस्या माना जाएगा। मलिन बस्तियां माना जाएगा। औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द किसने प्रयोग किया था? टॉनिज ने प्रयोग किया था। समिति किसके? औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? टॉनिज ने किया था। औद्योगिकरण का आशय है कृषि भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नगर औद्योगिकरण के विकास विकसित हुए। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर ये किसके कारण विकसित हुए? ये नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए। औद्योगिकरण के कारण नगरों में उद्योगों के आकर्षण और रोजगार ने ग्रामीण व्यक्ति की ओर आकर्षण को बढ़ावा दिया है। नगरीकरण को कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना कहलाता है, उद्योग कहलाता है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, मथुरा और गया आदि नगरों का विकास हुआ धार्मिक आधार पर हुआ है। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह है नगरीकरण की धीमी गति। औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्था में सबसे अधिक प्रभावित हुई विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है, ऐसा होता है नियो लोकल निवासगत ढांचा होता है। नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत से संबंध है गैने। नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत किसने कहा है? किसने दिया? संयोजनात्मक सिद्धांत किसने दिया? गैने ने दिया। गैने से संबंधित है। आप्रवासन की वृद्धि की है। नगरीकरण में आप्रवासन से वृद्धि हुई है नगर के घनत्व में। एक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है। नगरीयवाद। भारत के वर्ग फर्स्ट के शहरों में कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये जनसंख्या होनी चाहिए 1 लाख के लगभग। 2001 में भारत में शहर थे, कितने शहर थे 2001 में? 2001 में भारत में शहरों की संख्या कितनी थी? ये 5161 थी 2001 में। 2001 से 11 के मध्य
जनगणना या सिटीज में वृद्धि दर कितनी थी? जनगणना सिटीज में वृद्धि दर कितनी थी? 185.90% तक की ये वृद्धि दर थी। शहरी क्षेत्रों के स्वरूप को बढ़ता हुआ क्रम क्या है? नगर, पहले नगर आएगा, फिर महानगर आएगा, फिर मेगा सिटी आएगी, मेगा सिटी के बाद में मेटा सिटी आएगी। पहले नगर, फिर महानगर, मेगा सिटी, फिर मेटा सिटी। 2001 से 2011 के जनगणना वर्षों में भारत में मलिन बस्तियों की संख्या है कितनी है? 42.6 मिलियन व 68 मिलियन। ये क्या है? भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? ये थी 42.6 और ये बढ़कर 2011 में कितनी हो गई? 2001 में कितनी थी? 42.6 और 2011 में कितनी हो गई? 68 मिलियन हो गई, है ना। अब आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महानगर कितने थे? 2011 की जनगणना में कितने भैया महानगर थे? 2011 की जनगणना के हिसाब से 35 थे। और 2001 की जनगणना के हिसाब से कितने थे? 35 थे। और 2011 की जनगणना के हिसाब से कितने हो गए? 53 हो गए। अब वह राज्य जिसमें उसकी कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या है ज़्यादा है, तो कौन है ये भैया? ये महाराष्ट्र है। नई दिल्ली को विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनाने का अनुमान किया गया है और ये 2050 तक का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा। कौन? दिल्ली। 2050 तक भारत में सर्वाधिक शहरों अपनी मलिन बस्तियों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए का प्रतिशत है? कितना है प्रतिशत? ये 63% है। कितना है? 63%। जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः व अनन्य रूप से एक ही निर्जाति या प्रजाति समूह के लोग रहते तो इसे क्या कहा जाता है? झुग्गी झोपड़ी या घोंटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झुग्गी झोपड़ी कहेंगे या घोंटो कहेंगे? घोंटो। ग्रामीण शहरी सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। ग्रामीण शहरी सातत्य की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। वह समिति जिसे भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और उसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों को सुझाव देने के लिए 1982 में संगठन किया था कृष्णन समिति का। फिर से सुनिए इसको। वह समिति जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और उसमें सुधार करने के लिए तौर तरीकों को सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया था। किसने किया था? कृष्णन समिति ने किया। भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उप शांतिता के प्रस्तावक हैं विक्टर एस डिसूजा। कौन है? इसके सामाजिक सांस्कृतिक उप शांतिता के प्रस्तावक कौन है? कौन है भैया? विक्टर एस डिसूजा हैं। डिसूजा साहब हैं। ग्रामीण नगर प्रवासन के कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ। ठीक है। मुख्य रूप से यह परिणाम क्या हुआ? विकसित करने और आकर्षित करने वाले दोनों कारक। जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवासन नगर के औद्योगिकरण की दर से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति होती अति नगरीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें मलिन बस्तियों की संख्या सबसे अधिक है कहाँ है? महाराष्ट्र में। सोपान प्रवसन के सिद्धांत विकसित किया रेवेनस्टीन ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया सेठ और मेयर्स ने। औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया सेठ और मेयर्स ने। 1998 में सेठ और मेयर्स के द्वारा भारत के औद्योगिक समाज के अध्ययन से पता चला भारतीय कामगारों को कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कामगारों के दृष्टिकोण से क्या था? भिन्न था। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय जन्म के साथ संबंधित है मानव उपबंध उपागम। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों के रहने वालों की संख्या क्या थी? 68 मिलियन। पहली बार भारत में औद्योगिक
नगर का सर्वेक्षण किया तथा सांख्यिकी अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किसने किया? डी.एन. मंजूमदार ने औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया, एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया और सांख्यिकी अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया। किसने किया? डी.एन. मंजूमदार ने। एक शहरी गंदी बस्ती समस्या नहीं है, सफ़ेद पोश अपराध की। सफ़ेद पोश अपराध की ये व्यवस्था नहीं, विशेषता नहीं, घटती हुई असमानता है। दाब कारक जो ग्रामीण नगरीय प्रवास का योगदान देता है। ग्रामीण निर्धनता और मानसूनी वर्षा का न होना। झुग्गियों में मुख्यतः निवास करते हैं असंगठित क्षेत्रों के लोग और सेवा क्षेत्रों के लोग। भारत में नगरीय जनसंख्या मलिन बस्तियों में निवास करती है, लगभग 5वां हिस्सा। नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए, जिसका परिणाम क्या हुआ? ग्रामीण से नगरीय प्रवसन। ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली का अध्ययन से संबंधित है ग्राम नगरीकरण। अब देखिए यहाँ पर लुईस वर्थ शहरीकरण जीवन का एक तरीका है। एल्टन मेयो ने मानव संबंध बताया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक नगरीय नेतृत्व बताया। फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बताया। किसी औद्योगिक समाज में व्यावसायिक स्थिति प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? उपलब्धि से प्राप्त होती है। जनसंख्या की समरूपता विशेषता नहीं है। नगर की व्यक्ति के पद में उस परिवर्तन को क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे, जिसमें उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन की प्रक्रियाएं अब देखेंगे हम। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या है? आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, सांस्कृतिकरण, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकीकरण, निरपेक्षीकरण, भूमंडलीकरण, वृहद और लघु परंपरा। समाजों और संस्कृतियों के मध्य विपरंपराओं से गुजरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है वैश्वीकरण कहलाती है। ऊंची जातियों के जीवन शैली का अनुकरण करना संकेत क्या है? संस्कृतिकरण का संकेत है। एम.एन. श्रीनिवास। संस्कृति के पवित्र और धर्म निरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द का अर्थ व्यापक बनाते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल करके। संस्कृति की प्रक्रिया के संबंध से संबंधित नहीं है, यह ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन है। जब कोई निम्न हिंदू जाति कोई जनजाति अन्य समूह किसी उच्च द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहलाते हैं संस्कृतिकरण कहलाते हैं। पाश्चात्यकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास दी थी। संस्कृतिकरण की भी अवधारणा इन्होंने दी है, पश्चिमीकरण की दी है ना, और उसमें लौकिकीकरण की भी अवधारणा इन्होंने ही दी थी। संस्कृतिकरण के प्रक्रिया के विश्लेषण में एम.एन. श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं सांस्कृतिक संवर्ग के रूप में। किसी जनजाति को हिंदू बन जाना उदाहरण किसका है? संस्कृतिकरण का उदाहरण है। संस्कृति की प्रक्रिया के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता मात्र एक स्थितीय परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? स्थितीय परिवर्तन है। किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता परिणाम है संस्कृतिकरण का। भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है। व्यावसायिक और शैक्षिक संस्थानों में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। टी.एन. मजूमदार सॉरी टी.एन. मदान है, मजूमदार नहीं है, टी.एन. मदान है। इन्होंने क्या माना है? देखिए, टी.एन. मदान के अनुसार धर्म निरपेक्षता का राज्य के द्वारा कुछ समुदायों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना आयाम सही नहीं है। इन्होंने माना ये सही नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण से सभी धर्मों को समान मानना विशेषता है धर्म निरपेक्षीकरण की। संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा है। योगेंद्र सिंह ने कहा है। भारत में
परंपरा अनिवार्यतः आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है लॉयड आई रुडॉल्फ ने क्या कहा? भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। अब सही सुमेलन देख लीजिए। चलिए देखिए, उच्च परिस्थिति को अर्जित करने के लिए निम्न जाति के लोगों को समूह में उच्च जाति के व्यवहार विश्वास ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संस्कृतिकरण कहेंगे। आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता कौन हासिल कर सकता है तथा अधिक्रम में उच्च स्थिति प्राप्त कर सकता है? प्रबल जाति, जब प्रभु जाति होती है। हमारे समाज में पाश्चात्य संपर्क में आने वाले पश्चिमीकरण परिवर्तनों की व्याख्या करता है। पश्चिमीकरण करता है अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता मानने की हर वर्ग की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? स्वजातिवादी कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन का स्रोत क्या है? आविष्कार, खोज और प्रसार। वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है। यह मानना किसका है? योगेंद्र सिंह का। योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि भैया वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव डालता है। ये क्या है? योगेंद्र सिंह ने कहा है। किसने कहा? योगेंद्र सिंह ने कहा। दक्षिण भारत में कुर्जों के सामाजिक धार्मिक जीवन की विवेचना में शिवन्यास ने विकसित किया था। क्या? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा। पश्चिमीकरण की विशेषता है जटिल प्रक्रिया है, तटस्थ अवधारणा है, और क्या है? चेतना और अवचेतन प्रक्रिया है। कौन है ये? पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण की विशेषता क्या है? जटिल प्रक्रिया है, तटस्थ अवधारणा है, और चेतना और अवचेतन प्रक्रिया है। वैश्विक ग्राम पर विचार किसने किया? मार्शल मैकलुहान ने किया। ग्लोबल विलेज की इन्होंने दी है। किसने? मार्शल मैकलुहान ने। वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है वालस्टाइन ने। ये वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत। संस्कृतिकरण और संदर्भ समूह व्यवहार में अंतर किया है। संस्कृतिकरण विशिष्ट संस्कृति से संबंधित है तथा संदर्भ समूह व्यवहार व्यापक है। यह दृष्टांत जिसको एक संदर्भ समूह के व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता आधुनिकीकरण है। ये किसने कहा? ये संस्कृति की प्रक्रिया संबंधित है, संदर्भ समूह से संबंधित है। संस्कृति की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित किससे है? संदर्भ समूह से संबंधित है संस्कृतिकरण की अवधारणा। वह अवधारणा जिसका सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से संस्कृतिकरण। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जो लोगों में सकारात्मक गुणों का से संबंधित होता है, विकास होता है। जब उच्च जाति हिंदू चेतन और अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं, तो क्या कहा जाता है? असंस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है ये। सार्वभौमिकता उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें लघु परंपरा ऊपर की ओर आती है ताकि जो वृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। सार्वभौमिकीकरण और स्थानिकीकरण ये मैकम मेरिट ने किया है। ग्राम नगर सतत रॉबर्ट रेडफील्ड हैं। लिव इन रिलेशनशिप की प्रगणना कहाँ पाई जाती है? विश्व नगर में पाई जाती है। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में संयोजन में संघ क्या है? विसरण और परसंस्कृतिकरण। कालांतर में पारिवारिक संगठन दृष्टिकोण का पाश्चात्यकरण है, अधिक लाभदायक नहीं है। हमारे वर्तमान समाज में विशेषता है संस्कृतिकरण, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? प्रत्येक तरीके और विवेक तरीके से विश्वास। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने हेतु प्रेरक क्या है? बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा सूचना संकुल। धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है, संकीर्णता और कठोरता। सांस्कृतिक के
विषय में सही कथन है। एक स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया है। एक आंतरिक प्रक्रिया क्या है? संस्कृतिकरण है। लघु परंपरा का अंग नहीं है, रामायण नहीं है। भारतीय समाज में लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं लोक कलाकार। आधुनिकीकरण के अंतिम महत्वपूर्ण मानदंड है विवेकशीलता। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण का अधिकांश मूल्यों के स्रोत होता है। अंग्रेजी शासनकाल में स्थानिकीकरण, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण, बृहद परंपरा, संस्कृति का उच्च जातियों की संस्कृति का अभिस्वीकरण और आधुनिकीकरण। आधुनिकी युग ग्रामीण तथा नगर दोनों में पारस्परिक भाव को व्यक्त करता है। कौन है? ग्रामीण नागरिक तत्व। भारत में ग्रामीण और नगर दोनों में पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। ग्रामीण नागरिक तत्व। वैश्वीकरण के कारक जो महत्वपूर्ण नहीं है वह है कौन है? पश्चिमीकरण। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कारक नहीं है पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण के समाज परिवर्तन को देखा जाता है उद्ध विकासात्मक रूप में। भारत में 150 वर्षों से अधिक ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए हुए परिवर्तनों में हुए पश्चिमीकरण के साथ आधुनिकता की शुरुआत हुई। यह कथन किसने कहा? एम एन श्रीनिवास ने कहा। योगेंद्र सिंह के अनुसार उप संस्कृति पश्चिमीकरण है। योगेंद्र सिंह ने क्या कहा? उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण है। पर संस्कृति ग्रहण एक संकल और खंडात्मक प्रक्रिया है। एक समाज जो आधुनिकीकरण के द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तनों को निराशावादी के रूप में निरूपित करता है तो उसे क्या कहते हैं? जन समाज कहते हैं। आधुनिकीकरण विकास को देखता है विकासवादी दृष्टि से। भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सृजन किया है किसका? अस्मिता और निर्जातितावाद का। लघु और बृहद परंपरा का प्रयोग करके भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है मिल्टन, सिंगर और मैकम मेरिट ने। संस्कृतिकरण का परिणाम क्या है? किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। भारत में आधुनिकीकरण के बारे में सही क्या है? प्रसार और सांस्कृतिक संक्रमण वह सामाजिक प्रक्रियाएं जो सामाजिक ढांचे में परिवर्तन बद्ध हैं। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ये क्या है? वह सामाजिक प्रक्रियाएं जो सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से संबद्ध हैं। वह प्रक्रिया जिसकी परिकल्पना एक विश्व में कोई विशेष गुह या गोपनीय भौतिक शक्तियाँ क्रियाशील नहीं रहती और वे अपने जीवन के मानवीय बुद्धिमानी के अनुसार किया जाता है। धर्म में निरपेक्षता है। लघु प्रथा और महान प्रथा या बृहद प्रथा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। देखिए पश्चिमीकरण सार्वभौमिकरण संयुक्त मैकम मेरिट। बृहद परंपरा, लघु परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड। सार्वभौमिकरण विशिष्टीकरण टालकट पार्सन। देखिए सार्वभौमिकरण संकीर्णता मैकम मेरिट है कि सार्वभौमिकरण विशिष्टीकरण टालकट पार्सन है। स्थानीय परिवर्तन का जिक्र करता है संस्कृतिकरण। एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संस्कृति की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? ऊंची जातियों की जीवन शैली को अपनाना और जाति नाम पर परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन और आर्थिक संपन्नता। देखिए इसको सांस्कृतिकरण जाति के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता। आधुनिकीकरण वैज्ञानिक ज्ञान का मानवीय विकास के धारण करना। पश्चिमीकरण धर्मनिरपेक्षता और ब्राह्मीकरण ब्राह्मण संदर्भ समूह। ये ब्राह्मीकरण हो गया। वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।